जय हिंद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। यह क्लास 10 का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग समझेंगे पूरे चैप्टर को बहुत आसान से, बहुत आराम से, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी। और इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि क्या किसी को भी रिसोर्स का मतलब पता है कि रिसोर्सेज क्या होते हैं? ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इस चैप्टर में हम लोग को ये पढ़ना है कि कैसे, कि पहले कि रिसोर्स क्या है सो समझेंगे अच्छे से। उसके बाद ये समझेंगे कि आखिर रिसोर्स की वजह से डेवलपमेंट कैसे आता है, या रिसोर्स और डेवलपमेंट आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। तो एक एक टर्म का पहले मतलब समझते हैं। बहुत बेसिक सा मतलब अगर देखें रिसोर्सेज का, तो रिसोर्स क्या होता है? देखो, ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारी नीड को पूरा कर दे, राइट, जो हमारी ज़रूरत को पूरा करे, ऐसी हर चीज़ एक रिसोर्स है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम मेकिंग दिस वीडियो एंड आई जस्ट नीड वन स्मार्टफोन, वन फोन स्टैंड, ट्राईपॉड एंड स्मार्ट बोर्ड, स्टाइलस। तो जो भी चीज़ की मुझे ज़रूरत पड़ रही है इस वीडियो बनाने के लिए, ये सब चीज़ मेरे लिए क्या है? रिसोर्स है, राइट। आगे तो, और डेवलपमेंट क्या होता है? किसी भी क्षेत्र में अगर किसी चीज़ की उन्नति होती है, उसका विकास होता है, तो वही कहलाता है डेवलपमेंट। किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना, इट्स कॉल्ड डेवलपमेंट, राइट। तो इस चैप्टर में अगर आप देखें तो हम लोग को मोटा मोटा ये समझना है कि आखिर रिसोर्स और डेवलपमेंट आपस में कैसे इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले ये समझिए कि रिसोर्स क्या होता है, फिर हम लोग समझेंगे कि डेवलपमेंट क्या होता है। देखिए, अगर मैं बात करूं रिसोर्सेज की, तो यहाँ क्या कह रहा है कि कैन यू आइडेंटिफाई एंड नेम द वेरियस आइटम्स यूज इन मेकिंग लाइफ कंफर्टेबल इन आवर विलेजेस एंड टाउन्स। हमारे विलेज और टाउन्स में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर गर्मी लग रही है, हम फैन लोगों में फ़ैन ऑन कर दिया, राइट, एक रिसोर्स है। एसी चाहिए, रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी है तो एक रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि ये हमारे सब नीड को पूरा कर रहा है। ठीक है, तो लिस्ट द आइटम्स एंड नेम द मटेरियल यूज इन देयर मेकिंग। बहुत सारे आइटम्स आपको नाम लिखना है और कौन कौन से मटेरियल से यूज करके इसको बनाया गया है सो लिखना है। ठीक है, आइटम्स यूज इन मेकिंग लाइफ कंफर्टेबल इन आवर विलेज एंड टाउन्स, उसका लिस्ट बनाना है आपको कि कौन कौन सी चीज़ों से हमारी लाइफ जो है वो थोड़ा आसान हो जाती है विलेज में या फिर टाउन्स में। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर अगर मैं इस चेयर पे बैठा हूँ तो इस चेयर क्या कर रहा है? मेरी लाइफ को थोड़ा कंफर्टेबल बना रहा है, राइट। इधर घड़ा है, इसमें ठंडा पानी मुझे मिल जाएगा। इधर बेड है, चारपाई है, कुछ यूटेंसिल्स वगैरह भी हैं। तो ये सब क्या है? ये सब चीज़ें हमारी लाइफ को, हमारे गांव में या हम शहर जहाँ भी हम रहें, हमारी लाइफ को क्या करती है? ये कंफर्टेबल बनाती है, राइट। तो इसका रिसोर्सेज से क्या लेना देना है? लेना देना यही है कि मैंने कहा कि रिसोर्स वो सभी चीज़ें हैं जो आपके लिए यूज़फुल है, जो आपकी ज़रूरत को पूरा कर दे, वो सभी रिसोर्स हैं। ठीक है, मुझे बैठने का मन कर रहा है, चेयर चाहिए, चेयर पे बैठ गया, तो चेयर मेरे लिए क्या बन गया? एक रिसोर्स बन गया। गॉट इट? अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, सो समझिए क्या दिया हुआ है। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे पर्यावरण में, हमारे आसपास मौजूद हर वो चीज़ जो हमारे नीड को पूरा कर रहा है, वो हमारे लिए क्या है? एक रिसोर्स है। ठीक है, जैसे मैंने अभी अभी बताया, जैसे चेयर्स हैं, बेड है, ब्लैंकेट्स है। ठीक है, कोई भी चीज़ आपके अगल बगल आप देख लीजिए, अपने आसपास देख लीजिए, आपके लिए बुक्स हैं, फिर मान लीजिए ये बल्ब है, फैन है, ये सब की सब चीज़ें क्या है? रिसोर्स है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ें आपकी नीड को पूरा कर रही हैं। क्लास 8 की अगर एनसीईआरटी बुक आप देखें तो उसमें बहुत रिसोर्सेज का जो डेफिनेशन दिया है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है।
वो यही तक डेफिनेशन दिया हुआ है क्या, कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी सेटिस्फाइड टू यूज कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स आर कॉल्ड रिसोर्सेज। कोई भी चीज़ हमारे इन्वायरमेंट में जो मौजूद है, हमारे आसपास मौजूद है, जो हमारी नीड को पूरा कर दे, वो सभी चीज़ क्या कहलाती हैं, रिसोर्सेज कहलाती हैं। लेकिन नाउ वी आर इन क्लास 10th, और क्लास 10th की डेफिनेशन इतनी सिंपल नहीं होनी चाहिए, इसलिए यहाँ था जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा एडवांस किया गया है। क्या कहा गया है, इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल रिसोर्स। ठीक है, जो हमारे आसपास मौजूद है वो रिसोर्स हैं, लेकिन कब रिसोर्स कहलाएंगे वो, जब इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, हमारी नीड तो पूरा करे लेकिन क्या हो, साथ में टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल मतलब क्या होता है, जिसको हम टेक्नोलॉजी के साथ, जो प्रेजेंट टेक्नोलॉजी हमारे पास है, जो मौजूदा टेक्नोलॉजी हमारे पास है, उस टेक्नोलॉजी के हेल्प से क्या कर सके, उसको वो एक्सेसिबल हो, मतलब उसको हम लोग एक्सेस कर सके, वहां तक हमारी पहुंच संभव हो सके। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल तो जमीन के नीचे रहता है, राइट। तो जमीन तक नीचे जो क्रूड ऑयल है वहां तक हमारी पहुंच कैसे संभव हो पाई, जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव। हमारे पास एक्सेस टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम यहां तक एक्सेस कर सकते हैं और ऑयल को जो है, क्रूड ऑयल जो है, उसको बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जो क्रूड ऑयल की अगर मैं बात करूं, तो क्रूड ऑयल जो है हमारा, वो आज की जो मौजूदा टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा क्या है, एक्सेसिबल है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकली क्या हो, एक्सेसिबल हो। दूसरा क्या कहता है, इकोनॉमिकली क्या हो, फीजिबल हो। फीजिबल मतलब क्या होगा, उसको एक्सट्रैक्ट करने का, है ना, टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको एक्सट्रैक्ट करने का दाम बहुत ज़्यादा ना हो उसका। जो मान लीजिए जो क्रूड ऑयल है, इसको अगर हम लोगों ने यहाँ से ज़मीन से बाहर निकाला तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली ना पड़े। मतलब मान लीजिए कि 1 लीटर क्रूड ऑयल निकालने का जो कॉस्ट आता है वो 100 रुपीज़ आता हो, ठीक है। और अगर हम इसे बेचते हैं, जब सेल करते हैं तो 200 में करते हैं, तो क्या है, ये हमें फ़ायदा हो रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, इकोनॉमिकली फीजेबल कहलाएगा। समझिए बात, जहाँ पर रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने का, उसको ज़मीन से बाहर निकालने का या कहीं से और जो मिनरल्स वगैरह है उससे बाहर निकालने का कॉस्ट जो है वो क्या हो, कम हो, ताकि उससे ज़्यादा दाम में बेच करके प्रॉफिट कमाया जा सके। इकोनॉमिकली फीजिबल मतलब जहाँ प्रॉफिट बन सके। अगर क्रूड ऑयल को निकालने का कॉस्ट पता चला कि 200 हो और उससे जब सेल कर रहे हैं तो हम लोग सिर्फ 100 रुपये में बेच रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे में ये इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं कहलाएगा, राइट। तो रिसोर्स के लिए पहला टर्म क्या जरूरी है, टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल हो, दूसरा इकोनॉमिकली फीजिबल हो, एंड तीसरा कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। कल्चरली एक्सेप्टेबल क्या है, मतलब रिसोर्स जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसका वो समाज में, या कह लें हमारे जो हमारे जो कल्चर है उसमें वो चीज़ एक्सेप्टेबल हो, कि लोग उसको वैल्यू दें, वो वैल्यूएबल चीज़ हो, ठीक है। जैसे जो क्रूड ऑयल है, तो क्रूड ऑयल की अगर मैं बात करूँ तो क्रूड ऑयल की बात करें तो आज से हजारों साल पहले भी क्रूड ऑयल था। तो उस टाइम मान लीजिए कि रामायण का एरा चल रहा हो, है ना, रामायण का टाइम है, उस दौर में भी क्रूड ऑयल जरूर रहा होगा। लेकिन उस टाइम क्या था, क्रूड ऑयल तो था, बट ना तो हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी, ना ही इकोनॉमिकली फीजिबल था, और ना ही वो कल्चर में एक्सेप्टेबल था, राइट। क्योंकि उस टाइम अगर रावण जो थे, अगर उनके पास क्या कहा जाए कि उनके पास तो वो जो वायुयान था उनका, ठीक है, तो उसमें कोई पेट्रोल डीजल तो लगता नहीं था, राइट। तो अगर रावण उस टाइम के कार को देख ले तो बोले यार ये क्या चीज़ है और इसमें क्या यूज़ होगा, उसको क्या पता क्या कि इसमें पेट्रोल या डीजल यूज़ होता है। सो तो उस टाइम अगर रावण को इसका भंडार मिल भी जाए तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उस कल्चर में वो एक्सेप्टेबल नहीं है, राइट।
तो अगर कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है कोई चीज़ तो वो फिर रिसोर्स नहीं कहलाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी बताया क्रूड ऑयल का, तो क्रूड ऑयल तो पहले भी था, हजारों साल पहले भी, लेकिन उस टाइम वहाँ के कल्चर में एक्सेप्टेबल नहीं था, लोग इसको वैल्यू देते नहीं थे, कुछ था ही नहीं है, तो ये कहलाएगा, तब ये उस टाइम एक रिसोर्स नहीं था। आज के कल्चर में, हमारे कल्चर में ये हाईली वैल्यूएबल चीज़ है, क्योंकि ये हाईली एक्सेप्टेबल है समाज में, इसलिए हाईली वैल्यूएबल चीज़ हो गया, इसलिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स हो गया। समझ में आई बात। अभी के टाइम में जो गोल्ड है वो कल्चरली बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, सोना से कम एक्सेप्टेबल है चांदी, इसलिए उसकी वैल्यू थोड़ी कम है। उससे भी कम एक्सेप्टेबल है बाकी दूसरे मेटल्स, से कॉपर हो गए आपका, फिर क्या बोलते हैं इसको, कोबाल्ट वगैरह हो गया, राइट, जिंक वगैरह हो गया। तो ये सब कल्चर में एक्सेप्टेबल है बट उतना ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स सब नहीं है। बट अगर मैं बात करूँ गोल्ड की, गोल्ड इज हाईली एक्सेप्टेबल इन आवर कल्चर, दैट्स वाई गोल्ड इज वेरी 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 वैल्यूएबल रिसोर्स। समझ है ना। तो जितना ज़्यादा एक्सेप्टेबल होगा उतना ज़्यादा वो वैल्यूएबल रिसोर्स भी होगा। तो रिसोर्स के लिए तीन चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, तभी कोई चीज़ रिसोर्स कहलाएगी। सबसे पहला चीज़ है वो टेक्नोलॉजी के द्वारा वो एक्सेसिबल हो, उसको एक्सेस किया जा सके। दूसरा हो इकोनॉमिकली फिजिबल हो, मतलब आमदनी अट्ठनी खर्चा रुपया अगर हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, मतलब उसको एक्सट्रैक्ट करने का, उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने का, जहाँ पर भी वो रिसोर्स है उसको एक्सट्रैक्ट करने का जो खर्च है वो कम हो, और उसको पब्लिक तक पहुँचाने का या उसको सेल करने का जो प्राइस वो थोड़ा ज़्यादा हो, मीन्स वो ओवरऑल इकोनॉमिकली जो हो प्रॉफिटेबल हो, तभी वो रिसोर्स है। अदरवाइज उस रिसोर्स को यूज़ क्यों करेंगे, है ना। ठीक है। तीसरा चीज़ है कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, तभी कोई चीज़ रिसोर्स बनता है, ठीक, अदरवाइज वो चीज़ रिसोर्स नहीं बनेगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी किसी व्यक्ति को जिसको हीरे की समझ नहीं है ना, मान लीजिए कोई व्यक्ति इसको हीरे की कोई समझ नहीं है, अगर उसको अचानक से कोई हीरा अगर मिल जाए तो उसके लिए वो पत्थर है, वो रिसोर्स नहीं है, उसको ये तो मामूली सा पत्थर है, वो फेंक देगा उसको, क्योंकि उसके लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं हुआ है। बट जिनको पता है कि हीरा क्या है, उनके लिए वो हाई वैल्यूएबल हो जाएगा, ठीक है, तो वो कहलाएगा रिसोर्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। आई होप कि यहां तक आपको अच्छे समझ में जरूर आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। हाँ, नेक्स्ट कह रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये कह रहा है ह्यूमन बींग्स जो होते हैं ना, ह्यूमन बींग्स वो इंटरेक्ट करते हैं, मीन्स एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, किसको, नेचर को, है ना। तो ह्यूमन बींग क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, मीन्स जो नेचर में जो चीजें हैं उसको यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी ना रहे उनके पास तो जो चीजें हमारे इन्वायरमेंट में है, जो नेचर में है, उसको हम लोग यूज कर ही नहीं पाएंगे, राइट। तो रिसोर्स बनेगा नहीं। दैट मीन्स कि नेचर से इंटरेक्ट करने के लिए या नेचर या इन्वायरमेंट जो चीज़ें हैं उसको यूज़ करने के लिए हम लोग बस कुछ न कुछ टेक्नोलॉजी तो होनी चाहिए, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं किसी साथ, नेचर के साथ, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट। मतलब नेचर में जो चीज़ें हैं उसको यूज़ करते हैं, तभी यूज़ कर पाएंगे जब कुछ टेक्नोलॉजी हमारे पास हो, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। सो क्या करते हैं, एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन मीन संस्थाएं, जैसे बैंक आपका एक संस्था है, ठीक है, बैंक आपका एक संस्था है, स्कूल आपका एक संस्था है, राइट। तो ये सब संस्थाएं हैं, स्कूल हो गए, बैंक्स हो गए, ये सब क्या है, संस्था है, राइट। तो ये संस्था का क्या काम होता है, स्कूल्स का, बैंक्स का, इनका क्या काम है। जैसे बैंक है, ये क्या हो गया, एक इंस्टीट्यूशन हो गया, स्कूल एक इंस्टीट्यूशन हो गया। तो बैंक्स वगैरह क्या करते हैं, से जो कंपनियां हैं उनको लोन प्रोवाइड करेंगे। तो लोन क्या कंपनी क्या करेंगी, उस
पैसे से फिर इंडस्ट्री सेटअप्स करेंगी ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ सके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेज हो सके, नई नई टेक्नोलॉजी खरीद करके लाएंगी, ठीक है, रिसर्च करेंगी ताकि नई नई टेक्नोलॉजी लाई जा सके और डेवलपमेंट को क्या किया जा सके, एक्सीलरेट किया जा सके, डेवलपमेंट को तेजी से बढ़ाया जा सके, राइट, समझ ये बात ना। तो और स्कूल्स में क्या होता है, स्कूल्स में क्या होता है कि देखो ह्यूमन बीइंग्स क्या है ना, यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है और उन्हें खुद एक रिसोर्स बनाया जाता है, राइट, ताकि वो भी नेचर में जो मौजूद चीज़ें हैं उसको क्या कर सके, यूज़ करके उसको रिसोर्स बना सके, उसको ट्रांसफॉर्म कर सके ताकि वो रिसोर्स बन सके, राइट। तो उसके लिए स्कूल्स वगैरह भी हैं ताकि यहाँ बच्चों को एक रिसोर्स बनाया जा सके, बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स खुद भी एक रिसोर्स है ना, रिसोर्स के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, यहाँ लिखा हुआ भी है ना, ह्यूमन बीइंग्स देमसेल्फ आर इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्स। अभी हम समझेंगे उस चीज को क्या है सो। तो यहाँ क्या कह रहा है कि ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं, नेचर में जो चीजें हैं उससे इंटरेक्ट करते हैं, राइट, उसको प्रभावित करते हैं, कैसे, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, और इंस्टीट्यूशन सेटअप करते हैं जैसे बैंक्स वगैरह हो गए, ठीक है, फैक्ट्रीज हो गए, इंडस्ट्रीज वगैरह हो गए, क्यों, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में तेजी लाया जा सके, राइट, टू एक्सेलरेट में तेजी लाना देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। थिंग इज दैट कि ये सब आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं। हाँ, अगर नेचर में मौजूद चीजें जो हैं उनको टेक्नोलॉजी अगर नहीं रहेगी तो एक्सट्रैक्ट किया नहीं जा सकेगा, तो वो रिसोर्स बनेगा ही नहीं, ठीक है, वो वहीं का वैसे पड़ा रहेगा। बिना टेक्नोलॉजी के जो कोई भी चीज़ें हैं हमारे नेचर में तो उसको एक्सट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं है, उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे हम लोग, तो रिसोर्स नहीं कहलाएगा। क्योंकि मैंने अभी बताया कि हमारे इन्वायरमेंट में हमारे आसपास कोई भी चीज़ जो हमारे पास है जिससे हम अपना जिसको यूज़ किया जा सकता है, जिससे हमारी नीड पूरी होती है, उसको कहा जाता है रिसोर्सेज, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी के बिना रिसोर्स पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। और अगर टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई तो टेक्नोलॉजी आई कैसे, विद द हेल्प ऑफ इंस्टीट्यूशंस। अगर इंस्टीट्यूशंस रहेंगे तभी तो उस पर रिसर्च होगा, राइट, नई नई टेक्नोलॉजी बनाई जाएंगी, इंडस्ट्री सेटअप्स किए जाएंगे, तब इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेज होगा। इसलिए इंस्टीट्यूशंस, टेक्नोलॉजी और फिजिकल एनवायरनमेंट आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं, सब आपस में इंटरडिपेंडेंट है। इसलिए क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ ह्यूमन बीइंग्स natures and technology, how nature, technology and institutions are interdependent on each other। तो उसका आप आंसर यही लिखेंगे कि ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं नेचर के साथ विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज विदाउट टेक्नोलॉजी वी आर नॉट केपेबल टू यूज द रिसोर्सेज, यूज द थिंग्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट। एंड अगर उस चीज़ को हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, इफ यू आर नॉट यूजिंग द थिंग्स to satisfy our needs, then it will not be called a resource, right। इसलिए क्या कहा जाएगा कि ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं नेचर के साथ विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी और क्रिएट करते हैं इंस्टीट्यूशंस जैसे बैंक्स वगैरह हो गए, क्यों, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो तेजी से बढ़ सके, राइट। इंडिया भी कई बड़े बड़े बैंक जैसे वर्ल्ड बैंक वगैरह है वो सबसे लोन लेता है, या इंडिया क्या कई सारी कंट्रीज जो हैं वो वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशन से, संस्था से लोन वगैरह लेते हैं ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेजी से हो सके, ठीक है। आगे, डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एज इज एज्यूम्ड बाय मैनी। क्या आपको लगता है कि रिसोर्स जो है वो फ्री गिफ्ट है नेचर के, या प्रकृति ने हमें फ्री गिफ्ट दे दिया है कि जाओ जितना मर्जी यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है, बस देख लेना कैसे, जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उसको यूज़ कर लो। तो नहीं, ये फ्री गिफ्ट बिल्कुल नहीं है, दे आर नॉट, राइट। सबको लगता है कि रिसोर्सेज जो हैं हमारे आसपास जो चीज़ें हैं वो क्या है, फ्री गिफ्ट है नेचर का, कि लो तुम्हें एक गिफ्ट दे दिया, तोहफा। तो ऐसा नहीं है, रिसोर्सेज जो है वो फ्री गिफ्ट नहीं है, दे आर नॉट। रिसोर्सेज आर फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। रिसोर्सेज क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज के फंक्शंस हैं। दैट मीन्स विदाउट ह्यूमन एक्टिविटीज कोई भी चीजें रिसोर्स नहीं बन सकती है, ठीक है ना।
ठीक। तो फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ही कोई भी चीज रिसोर्स बनता है। दैट मीन्स ह्यूमन बींग्स देमसेल्फ आर इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स। ह्यूमन बींग खुद क्या है, एक इसेंशियल कंपोनेंट है रिसोर्स के। अब कंपोनेंट क्या होता है, जैसे आप बना रहे हैं चिकन करी, क्या बना रहे हैं, चिकन करी, ठीक है, तो सबको पता होगा चिकन करी। तो चिकन करी में पता चला कि सारी चीज़ें हैं, जैसे है ना, जैसे आप इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट लगता है, और क्या होता है, ऑयल लगता है, और क्या होता है, मान लीजिए और क्या चीज़ें इसमें यूज़ करते हैं हम लोग, और क्या क्या यूज़ करते हैं चिकन करी बनाने में, और भी बहुत सारे मसाले यूज़ करते हैं, मुझे उसके बारे में इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। चिकन करी मैंने शायद ही लाइफ में कभी बनाया हो। और चिकन तो ऑल ऑफ कोर्स, सॉरी, चिकन तो खुद इसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स है ना, चिकन। हाँ, और काली मिर्च है, अदरक, लहसुन, प्याज, ओनियंस, है ना, टोमेटो। तो ये सब जो है मसाले जो बनाने के तैयार करने के लिए जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं, तो ये सब क्या कहलाएगा, ओनियन वगैरह हो गया, टोमेटो वगैरह हो गया, है ना। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं, इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, जिससे मिल करके आपका चिकन करी बनता है। और पता चला कि इन कंपोनेंट्स में से चिकन गायब हो गया, तो क्या चिकन करी कभी बन सकता है, नेवर पॉसिबल। ठीक वैसे ही जब रिसोर्स है ना, ह्यूमन बींग्स क्या है कि जो रिसोर्स होते हैं ना, रिसोर्सेज में खुद एक इसेंशियल कंपोनेंट, जब कोई भी चीज रिसोर्स बनता है तो उसमें खुद एक इसेंशियल कंपोनेंट कौन है, ह्यूमन बींग्स। अब पता चला ह्यूमन बींग्स ही नहीं है, कोई भी रिसोर्स बनता है, तो टेक्नोलॉजी भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, इंस्टीट्यूशन भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, लेकिन ह्यूमन बींग्स सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, पता चला ह्यूमन बींग्स ही नहीं है, तो क्या कोई चीज रिसोर्स बन सकता है, नेवर। व्हाई, बिकॉज हम ही लोग जो हैं, ह्यूमन बींग्स ही हैं जो किसी चीज को रिसोर्स बनाते हैं, बिकॉज हमारी नीड को जो सेटिस्फाई कर दे, ठीक है, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट विच सेटिस्फाई आवर नीड्स, जो हमारी नीड को पूरा करे, मीन्स ह्यूमन बींग्स की नीड को जो पूरा करे वही चीज रिसोर्स है। पता चला ह्यूमन बींग्स ही नहीं है तो कोई चीज रिसोर्स कैसे बन सकता है, नेवर पॉसिबल। समझ में आ रही है बात, है ना। वैसे ही जैसे घर घर तब बनता है जब उस घर में कोई बूढ़े बुजुर्ग भी हो, मतलब माता पिता साथ हों, तब वो घर घर कहलाता है, वो फैमिली पूरी कहलाती है, राइट। पता चला कि बेटे तो खूब कमा रहे हैं, है ना, और अपनी पूरी फैमिली साथ रह रहे हैं, वाइफ हस्बैंड बच्चे सब साथ में हैं, बट जो बूढ़े माँ बाप हैं उनको उन्होंने ओल्ड होम एज जो होते हैं ना, वहाँ रख दिया है, वृद्धाश्रम में। तो फिर वो घर घर कैसा, क्योंकि उस घर का घर होने के लिए जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वह खुद माँ बाप हैं। अब उस घर में माँ बाप ही नहीं रहेंगे तो वो घर घर कैसे बनेगा, समझ में आई बात ना। तो वैसे ही रिसोर्सेज का जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो क्या है, खुद ह्यूमन बींग्स हैं, एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। चिकन करी का जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो क्या है, खुद चिकन है। चिकन ही रहेगा तो कोई कभी चिकन करी बन सकता है क्या, नेवर पॉसिबल। वैसे ही रिसोर्सेज के अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आपका ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स है तो ही कोई चीज रिसोर्स बन सकता है, अदरवाइज रिसोर्स बनेगा ही नहीं, ठीक। तो ये क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इनटू रिसोर्स। ऑफ कोर्स मैंने भी बताया कि ह्यूमन बींग ही क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, वह हमारे आसपास की जो चीजें मौजूद हैं उनको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, किस चीज में, मटेरियल जो चीजें हैं उनको, जो भी हमारे आसपास अवेलेबल है उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं किस चीज में, रिसोर्स में, राइट, और यूज करते हैं उसे, एंड यूज देम। गॉट इट। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छी चीजें समझ में जरूर आ गई होंगी, ठीक है ना। अब थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं, देखिए अब कुछ चीजें मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, बट अभी क्या करेंगे हम लोग,
कुछ क्वेश्चंस हमारे पास है, उस क्वेश्चन को आप लोग जरूर कर लीजिए, ठीक है। जैसे अब तक जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक। दूसरा क्या कह रहा है, ह्यूमन बींग्स देमसेल्फ आर इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है कि आखिर ह्यूमन बींग्स खुद एक इसेंशियल कंपोनेंट्स कैसे हैं रिसोर्सेज के, ठीक। और ये भी मैंने पढ़ाया अभी कि कैसे नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं, ठीक। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, उसमें मैं इन सारे सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। अभी जल्दबाजी में बताना ठीक नहीं होगा। आप भी, आपके लिए क्या वर्क है कि आप ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं इनके आंसर लिख करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें, ठीक है। और जो भी पहले 10 बच्चे इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर लिख करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उन बच्चों के अकाउंट में, आपका अकाउंट तो खुद का अभी होगा नहीं बिकॉज यू आर अंडर 18, तो आप क्या कीजिए कि अपने मम्मी पापा का जो अकाउंट नंबर है या फ़ोन पे नंबर जो है, सॉरी अकाउंट नंबर नहीं, फ़ोन पे नंबर, उसको जरूर लिख दें कमेंट बॉक्स में। और आप सभी बच्चों को, जो 10 बच्चे, पहले 10 बच्चे जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, इसका आंसर लिख करके भेजेंगे, उन 10 बच्चों, पहले 10 बच्चे जो भेजेंगे उन सभी बच्चों के फ़ोन पे नंबर पर 20-20 रुपये पुरस्कार राशि के तौर पर ट्रांसफ़र किया जाएगा, ठीक है। तो जितनी जल्दी हो सके आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कमेंट करके भेजें और वेट करें नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए, ताकि फिर इसकी आगे की पढ़ाई हो सके। यहाँ तक अगर किसी बच्चों को कोई डाउट रह गया हो तो काइंडली कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, क्या डाउट है आप अपने क्वेरी वहाँ पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। और मेरी कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम को, सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट किया जा सके, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।